अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज लेक्चर 2 शुरू करना है एल्गोरिदम के बारे में, एल्गोरिदम के एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर हम उस कोशिश करेंगे कि सारे एल्गोरिदम तो नहीं, क्योंकि आपके चैप्टर 1 में बहुत से एल्गोरिदम हैं, कुछ एल्गोरिदम जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि आपने जो लेक्चर 1 है वो घर में थॉरली रीड किया होगा। उसमें हमने बात की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें स्केल और प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, और फिर उसके हमने स्टेप्स में देखे थे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। उसमें जितने भी 5 के 5 स्टेप थे आपने उसको इन डिटेल जो है रीड किया होगा। तो आज बेटा हम शुरू करेंगे एल्गोरिदम, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स को हम देखेंगे। तो आपने वंस अगेन स्टूडेंट अपनी जो है वो बुक्स सामने खोल के रखनी है और साथ साथ देखते जाना है। इंशाल्लाह जो है वो आप जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 स्टूडेंट शुरू करेंगे और लेक्चर 2 में बेटा जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली स्टूडेंट बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ़ वी फॉलोड अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एल्गोरिदम बेसिकली क्या है? स्टेप्स का एक ऐसा सेट है जिसको फॉलो करते हुए हम कोई सा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेजेस। अब जो एल्गोरिदम है उसका स्टूडेंट्स कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं होता। अब एल्गोरिदम को हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट एक्सप्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर ऑन द शीट, कि जो प्रोग्रामर है जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है वो अपनी लॉजिक को, अपनी कंसेप्ट्स को स्टेप की फॉर्म में शीट के ऊपर लिखेगा। लिहाजा किस में लिखेगा? नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश में। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। हम आगे चल के बात करेंगे, जब हम फ्लो चार्ट का टॉपिक शुरू करेंगे तो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम में बेसिक डिफरेंस भी यही है कि जो आपका एल्गोरिदम है वो हर इंसान जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है वो बड़ी आसानी से समझ लेता है, जबकि जो फ्लो चार्ट है उसमें डिफरेंट किस्म के सिंबल यूज़ होते हैं और उसको वही अंडरस्टैंड करेगा जिसको उन सिंबल्स का पता है। तो इसका जो एल्गोरिदम बनाने का जो कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, आमतौर पर स्टेपिंग फॉर्म में आता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेपिंग लिखते हुए जो हम एल्गोरिदम बनाते हैं और इसमें अपनी लॉजिक को एक्सप्रेस करते हैं। तो जस्ट एक्सप्रेस योर लॉजिक इन नेचुरल फॉर्म। अब नेक्स्ट है जी रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहला तो पॉइंट इसका, इट प्रोवाइड आ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप तरीके से। मतलब आमतौर पर हम छोटी क्लासों से एल्गोरिदम पढ़ते हैं कि ये आपने एक चाय का कप बनाना, तो सिंपल सी बात है, स्टेप 1 स्टार्ट किया, स्टेप 2 पे आपने केटल ली, स्टेप 3 में आपने उसमें पानी डाला, स्टेप 4 में आपने उसको फायर यानी आग के ऊपर रखा, फिर चीनी पत्ती जो भी उसकी लाजमत है वो डाली, उसको बॉयल किया और चाय के कप को डाल दिया। तो देखिए ये जो मैंने पूरा एक सीक्वेंस बताया ये बेसिकली क्या है? एल्गोरिदम है। आपने एक केक तैयार करना है, तो केक तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से मेथडोलॉजी होंगे, उनको बे करें। आपने घर में समोसे तैयार करने हैं, ठीक है, आपको जैसे रोज़े आजकल तो कहा जाता है जी समोसे तैयार करें जी, तो समोसे तैयार करने के लिए कौन कौन सी जो बेसिक आपके स्टेप्स हैं, कौन कौन सी आप चीज़ें होनी चाहिए, उनको आप एक सीक्वेंस के साथ समोसा बनाने शुरू से लेकर उसके एंड तक तैयार होने तक जितने भी आपने काम किए उसको एक सीक्वेंस में लेके जाना, उसको बेटा हम क्या कहेंगे? ये क्या एल्गोरिदम है? इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ये किसी भी प्रॉब्लम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक चीज़ ध्यान में रखें स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम बनाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपनी लॉजिक को, जो उसने सॉफ्टवेयर बनाना वो पूरे का पूरा जो है वो एल्गोरिदम के अंदर लिखेगा। अगर आपका एल्गोरिदम गलत है तो अंडरस्टूड सी बात आपकी कोडिंग गलत होगी। आमतौर पर जब एल्गोरिदम गलत होता है तो लॉजिकल एरर जो है आपके प्रोग्राम के अंदर आता है। तो ये कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक काम है वो एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है। एल्गोरिदम में बेसिकली आपने अपने प्रोग्राम जो आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना जा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी आपने कोडिंग लिखनी है। किस फॉर्म में? इन नेचुरल फॉर्म, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते नहीं हुए। अब एक चीज़ यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि ये जो एल्गोरिदम है ये लैंग्वेज फ्री होते हैं, यानी एक एल्गोरिदम बेसिक में भी वही है,
उसी कंसेप्ट से आप सी में लिख सकते हैं, उसी कंसेप्ट से आप सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम लैंग्वेज फ्री होते हैं, इसको आप जैसे मर्जी अपनी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, मगर जस्ट अपनी लॉजिक को आपने, अपने कंसेप्ट को, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके कंसेप्ट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दें। ईजी टू राइट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको बड़ी आसानी से लिखा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहले शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप इज़ नॉट वेरी इजी। बहुत दफ़ा हम आगे चल के एल्गोरिदम बनाएंगे और आपकी बुक में बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, सारे तो हम नहीं करेंगे, कुछ मैं आपको करवाऊंगा, कुछ आप प्रैक्टिस के लिए खुद घर में कीजिएगा कि जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं तो उसका एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बाद मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। फ्लो चार्ट में तो हम एरो लगा लेते हैं ना, तो इसमें एरो वाला जो है नहीं होता, हमें जो है वो उसकी जो ट्रांसफ़र द कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप सम टाइम हमें जो है वो डिफ़िकल्ट फील होता है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। अक्सर ये होता है, आप देखेंगे कि जब आप आगे जो है वो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो एल्गोरिदम बाद में बनाना बहुत ज़्यादा, कोडिंग आसान होती है, एल्गोरिदम बनाना डिफ़िकल्ट होता है। और किसी बड़े एल्गोरिदम में जो है वो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम में चेंज करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और थर्ड इसका पॉइंट है यूजेज ऑफ गो टू। ये गो टू जो है, गो टू स्टेप 1, गो टू स्टेप 3, गो टू स्टेप 4, तो बात है ये जो गो टू की आप ये कह लें कि कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो गो टू का जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो हमारा एल्गोरिदम है वो बाद दफ़ा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया कि एल्गोरिदम का कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं होता, जस्ट एक्सप्रेस योर ओन वर्डिंग, जैसे मर्जी अपनी वर्डिंग में उसको बताएं, मगर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है एल्गोरिदम में। तो कुछ कीवर्ड कौन कौन से हैं, मसलन स्टार्ट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्गोरिदम। इसमें आप एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, यानी पहले स्टेप 1 स्टार्ट, ठीक है, लिखेंगे। इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। आप इनपुट लेंगे, मतलब मैंने एल्गोरिदम बनाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो मैं इनपुट लूँगा, इनपुट लेंथ एंड विड्थ, आपको पता उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो मैं इनपुट 2 वेरिएबल लूँगा L, W। तो इसमें अब इनपुट में हम क्या कहते हैं, वैल्यू लेते हैं, और वैल्यू हमेशा किसको साइन करवाते हैं, किसी वेरिएबल्स को, अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करवाते हैं। और वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके वो अपनी जो है उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी से यहाँ हम मीनिंग लेंगे रैम में। थर्ड है इसका सेट कीवर्ड, it is used to give name the data in the computer memory. It is also used to update the value of the existing data. अब सेट में हम आप किसी वैल्यू को सेट करते हैं, जैसे आपने 2 नंबर्स को सम करना तो आप लिखेंगे सेट A प्लस B। आपने जो है वो कहीं पे कोई फार्मूला लगाना है, कोई आप वैल्यू को अपडेट करना है, आपने जो है वो ग्रेड निकालना है, सेट ग्रेड, आगे उसका पूरा फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, बाद दफ़ा एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपग्रेड भी करते हैं कि मैंने इंक्रीमेंट लगाना है ए में, सेट ए इज इक्वल टू A प्लस 1, कि ए की वैल्यू उसमें एक और इंक्रीज कर दे, तो सेट ए इज इक्वल टू A प्लस 1। तो इसके लिए स्टूडेंट जो आप कीवर्ड यूज़ करेंगे कौन सा यूज़ करेंगे, सेट। नेक्स्ट बेटा कीवर्ड है इफ़ एल्स कंडीशन। इसमें आप चेक करते हैं कंडीशन के द कंडीशन लाइक इफ़ A इज़ A लेस देन B, और भी लगाई जा सकते हैं कि इफ़ A मॉड B, इफ़ A ग्रेटर देन 100। तो जब भी हमने अपने एल्गोरिदम के अंदर कोई भी कंडीशन लगानी है तो बेटा उसके लिए आपने जो है इफ़ एल्स कंडीशन जो यूज़ करनी है। नेक्स्ट गो टू, ये हमने पहले बात की है, आमतौर पर लूप वाले, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एल्गोरिदम, इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स। लूप्स क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम या एल्गोरिदम के अंदर कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट करना, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, लूप। गो टू 10, ये काम करे और दोबारा फिर गो टू 10 पे चल जाए, ये काम, ये 4-5 स्टेप चले तो दोबारा फिर गो टू 10 पे चले जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा एल्गोरिदम है कुछ स्टेप्स को रिपीट करते हुए, बार बार कंडीशन को चेक करते हुए वापस किसी और स्टेप पे मूव हो जाता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट आउटपुट।
ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपने आउटपुट जब डिस्प्ले करवानी है, कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है, तो आप आउटपुट करवाएंगे। और इसका आखिरी बेटा की पॉइंट है स्टॉप, इट इज़ द टर्मिनेट पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। तो स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट, स्टॉप, बेटा ये सारे इसके जो है की पॉइंट है जो किसी भी एल्गोरिथम की फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हम देखते हैं कुछ एल्गोरिथम। अब जैसे मैंने बेटा आपको कहा कि सारे एल्गोरिथम जो है वो नहीं बनाए जा सके, अब वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखते हुए, अब कुछ एल्गोरिथम होते हैं हमारे फार्मूला टाइप, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द इंटरेस्ट रेट, write an algorithm to convert centigrade into Fahrenheit, write an algorithm to convert Fahrenheit into centigrade। ठीक है, इसको हम कहते हैं फार्मूला टाइप एल्गोरिथम है। ये इस फ्लो चार्ट में भी होंगे। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे स्टार्ट इनपुट नंबर, फार्मूला टाइप एल्गोरिथम में आपने क्या करना है कि जैसे ये एल्गोरिथम है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला टाइप है। तो इसमें सबसे पहले जो भी फार्मूला टाइप एल्गोरिथम होगा उसमें आपने जो चीज़ रिक्वायर होगी उसको आपने इनपुट करवाना है। जैसे इनपुट नंबर, बेस, हाइट। आपने अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फाइंड करना तो इनपुट लेंथ कॉमा विड्थ। ठीक है जी, इस तरह और भी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करना है तो आपने सेंटीग्रेड को इनपुट करवाना है, इनपुट नंबर सेंटीग्रेड। तो आप उस जो ये आपके इक्वेशन टाइप, आपके फार्मूला टाइप, आपके जितने भी एल्गोरिथम है, इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी इनपुट क्या है, क्या चीज़ रिक्वायर है, उसको आपने इनपुट के जो है स्टेप में ले आना। फिर आपने फार्मूला लगाना है, सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी आपने उसका फार्मूला लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और स्टेप 4 पे आपने उसका आउटपुट एरिया और एंड। अब ये सारे बेटा ये एक एज अ सैम्पल मैंने फार्मूला टाइप एल्गोरिथम जो है वो यहाँ बनाया हुआ है। आपने अपनी बुक को ओपन करते हुए सारे फार्मूला टाइप, जैसे मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, फाइंड टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। तो इस तरह के और छोटे छोटे एल्गोरिथम है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, उसमें जो चीज़ें रिक्वायर होगी वो इनपुट करेंगे, फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना, फिर आउटपुट, यानी उसका पैटर्न इस तरह से होगा। इसी तरह अब आते कंडीशन वाला, ये तो ऊपर वाला फार्मूला टाइप था। अब कंडीशन में जैसे टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम का कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं होता, जस्ट एक्सप्रेस योर लॉजिक। तो ये 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, जैसे स्टार्ट इनपुट 3 नंबर। अब 3 नंबर, यहाँ नंबर हम नहीं लेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स हम वेरिएबल्स लेंगे, अल्फ़ाबेट्स लेंगे, जैसे मैंने 3A, B, C। स्टेप 3 पे है सेट लार्ज टू ए। मैंने कहा जो ए है, ए पहली वैल्यू, बस 3 नंबर है A, B, C। मैंने कहा जी पहला नंबर जो है वो मेरे पास बड़ा है, A। अब A यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 100 हो सकती है, B 50 हो सकती है, C 20 हो सकती है। तो ये तो जब हम एल्गोरिथम के बाद कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक अच्छे स्टूडेंट की जो निशानी में ये भी शामिल है कि उसको हम कहते हैं टेस्ट डाटा। हम आगे चल के टेस्ट डाटा टॉपिक पढ़ेंगे भी कि आपने फर्जी वैल्यू देनी इन तीनों वेरिएबल, इनपुट 3 नंबर, A की कोई वैल्यू दे, B की वैल्यू दे, फिर उसको चेक करें। सेट लार्ज टू A, मैंने कहा जो पहला नंबर है वो क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद कंडीशन लगी हुई है इफ B ग्रेटर देन लार्ज। अब लार्ज यहाँ पे क्या है, A है। मैंने कहा जो A है वो लार्ज है। अगर कहता है B बड़ा है A से, यानी लार्ज से, सेट लार्ज टू B, तो हम क्या कहें कि जो बड़ा नंबर है वो भाई B है। इसी तरह स्टेप 5 में अगली कंडीशन है। अब यहाँ पे ज़हन में रखें कि अगर सपोज करें अगर मेरी पहली कंडीशन जो है वो क्या है, ट्रू है, तो मैंने क्या सेट कर दिया, B को जो है वो मैंने लार्ज सेट कर दिया। स्टेप 6 में अगर C ग्रेटर देन लार्ज, अगर C B से भी बड़ा है तो क्या सेट करें, लार्ज टू C। अब देखें ये सिंपल प्रोग्राम है कि 3 वैल्यू हमने ली, पहले हमने A को लार्ज सेट किया, B को कंपेयर करवाया लार्ज से, अगर मेरा B A से यानी लार्ज से बड़ा तो B को बड़ा कर दें, और अगर
जो सी बी को जब हमने कैपिटल कर दिया, सी बड़ा है लार्ज से, सी को लार्जर कर दें, तो ये कंडीशन जो है बी और सी चेक होंगे और हमारा जो इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है स्टूडेंट, जो उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो आपने स्टूडेंट इसको टेस्ट डेटा फर्जी वैल्यू दे के आपने इसको घर में खुद भी इसको सॉल्व करके देखना है कि ए की वैल्यू मैंने ये दी, बी की मैंने ये दी, सी की मैंने ये दी, फिर उसको चेक करके देखा, फिर स्टेप 4 स्टेप 5 पे जो कंडीशन उसको आपने अप्लाई करके देखना है। अब ये थोड़ा सा बड़ा एल्गोरिथम, ये भी कंडीशन पे बेस करता है। टू असाइन अ ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स, कि आपने बोर्ड में जो मार्क्स अचीव किए हैं उसके मुताबिक जो है वो आपने ग्रेड बनाना। तो स्टार्ट इनपुट नंबर्स, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। फिर स्टेप 3 पे हमने क्या किया, सेट परसेंटेज। अब स्टूडेंट परसेंटेज कैसे निकालती है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, उसकी परसेंटेज निकल आएगी। अब स्टेप 4 पे देखिए उसकी कंडीशन लगी हुई कि इफ़ परसेंटेज जो भी निकली है अगर वो 80 से ज़्यादा है तो क्या करे, सेट ग्रेड A1, कि जो पर्सन है अगर उसकी परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो तो क्या जी ग्रेड जो A1 है वो एक्यूरेट है। एल्स अगर 80 से ज़्यादा नहीं है, इफ़ द परसेंटेज ग्रेटर देन 17, सेट ग्रेड क्या सेट करे A। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन सेट ग्रेड क्या करे B। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 देन सेट ग्रेड टू C। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 40 देन सेट ग्रेड टू D। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 33 सेट ग्रेड टू D। एल्स ग्रेड टू F। अब देखें जब आप सपोज 1100 मार्क्स है उसमें आपने जो है वो उसमें 500 या 550 लिए हुए हैं, या अगर आप 9th के देखें तो जो आपके कंप्यूटर साइंस के 490 मार्क्स होते हैं तो उसमें आप उसकी परसेंटेज निकालें तो अगर 80 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड A1 होगा, 70 से ज़्यादा हो ग्रेड A होगा। अब इसमें देखें सब में से कंडीशन एक ही चलेगी, एक बंदे का ग्रेड जो है वो एक ही होता है, ग्रेड एक से ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें से जो कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी जो है वो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये एल्गोरिथम जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब आपकी बुक में एक एल्गोरिथम है, ये मैथमेटिकल टाइप है। उसने कहा जी इन अ फॉर्म देयर इज़ अ सम कॉज एंड बर्ड्स, एक फॉर्म है उसमें कुछ गाय हैं कुछ परिंदे हैं। इफ़ देयर आर टोटल 35 हेड्स, ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का। अब इसको जो है हम तो इसको पहले समझ रहे कि प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मगर फिर इसको हमने एल्गोरिथम की फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके अगर सपोज कहता है जी टोटल 35 हेड्स हैं और 110 लेग्स हैं, देन हाउ मैनी कॉज एंड बर्ड्स आर देयर, कि उसमें कितनी कॉज और बर्ड्स होंगे। अब देखिए इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि ईच बर्ड हैज़ 1 हेड। भाई जो सारा है वो तो सबका एक ही होगा, बेशक वो गाय है या दूसरे परिंदे हैं। लेग्स जो है वो आपकी 2 लेग्स एंड कॉज हैज़ 1 हेड एंड 4 लेग्स। जो कॉ है उसकी 4 लेग्स होंगी, जबकि जो बर्ड है उसकी क्या होंगी 2 होंगी। ये ऊपर जो मैंने बुलेट बना के इसका पॉइंट लिखा हुआ है इसको आपने ज़रूर देखना है। ठीक है जी, कि ईच बर्ड हैज़ 1 हेड एंड 2 लेग्स एंड कॉ हैज़ 1 हेड एंड 4 लेग्स। ठीक है, अब हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किया। कहता है सपोज नंबर ऑफ कॉज आर। अब यहाँ सपोज किया गया, ये प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये क्लास 8th में इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब उसने जो आपकी नई बुक में इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ और हमने इसको क्या किया कि एल्गोरिथम में चेंज कर दिया। ठीक है, कि सपोज नंबर ऑफ कॉज आर एक्स एंड बर्ड्स आर वाई। क्या अभी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वो कॉज एक्स हैं और बर्ड्स कितने वाई हैं। अब टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर, ऊपर बताया कि टोटल हेड्स कितने हैं 35। और भाई हेड तो जो कॉज बर्ड सबके एक जैसे ही होंगे ना, तो देन हमारे पास क्या आया x + y = 35, यानी जो हेड्स हैं वो टोटल कितने हो गए हमारे पास 35। टोटल लेग्स कितनी होंगी, टोटल लेग्स आर 110 ऊपर दी हुई हैं। अब जब 110 होंगी तो हमने अभी बात की है कि जो लेग्स हैं वो 4 होंगी उसकी कॉ की, तो इसको हमने क्या किया 4x, यानी इसकी 4 और बर्ड्स की कितनी है
2, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110। ये स्टेप 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा उसको बेटा फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इसको फिर आपने घर में खुद भी इसको सॉल्व करना है एक दफ़ा कि जो कॉ की टोटल लेग्स हैं वो 4 है और बर्ड्स की 2 हैं, तो ये टोटल हमारे पास 110 हो गया। मल्टीप्लाई स्टेप 3/2, हमारे पास स्टेप 3 ऊपर दिया हुआ है जहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, इसको बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 2 से ये प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़हन में रखिएगा। देन 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 प्लस 2, सो हमारे पास क्या आया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। फिर स्टूडेंट हमने स्टेप 6 पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट स्टेप 5 फ्रॉम स्टेप 4। अब स्टेप 5 को हमने स्टेप 4 से हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया क्या आएगा मेरे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सो जब इसको मैंने, आप इसको बिल्कुल आपने घर में इस पूरी इक्वेशन को देख के आपने सब्ट्रैक्ट करना प्रॉपर तरीके से। जब आप 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 माइनस 2x प्लस 2y इसको हम काटेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट जो x की वैल्यू वह 20 आएगी। तो स्टेप 5 पुट वैल्यू ऑफ x 20 इन द इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो शुरू वाली थी उसमें हमने 20 ऐड किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, सो वैल्यू ऑफ द y हमारे पास क्या आ गया 15। तो सो टोटल नंबर ऑफ कॉज आर 20s एंड टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स आर 15। अब ये मैंने आपको रफ से अंदाज में बताया हुआ स्टूडेंट, आपने बेटा क्या करना है कि इसको, ये जब आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे आपने ये पूरा नोट करके, जिस तरह मैथ में आप क्वेश्चन करते हैं ना जी कि आप सब्ट्रैक्शन खुद रफ कॉपी पे लेके उसको 4x प्लस 2y यानी स्टेप 6 में जो किया हुआ है उसको करके देखना है, तो इसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में जब आप करके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जो है ये समझ आएगी। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। अब बेटा हम करते हैं एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब एक एल्गोरिथम को हम एफिशिएंट कैसे कह सकते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स के सपोज करें कि एक एल्गोरिथम जो है उसके जो है वो 20 स्टेप्स हैं और एक दूसरा एल्गोरिथम है उसके 10 स्टेप्स हैं, तो आप किसको एफिशिएंट कहेंगे जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। हमेशा आप फ़ौरन आप ये अच्छा ज़हन में रखें, जो आपकी बेटा नई बुक है ना टेक्स्ट बुक, इसमें एक्टिविटीज़ टाइप बहुत से क्वेश्चन हैं, तो आपकी एक्टिविटी में ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया भी हुआ है, ये उसने खैर फ़्लो चार्ट वाले टॉपिक में दिया हुआ है कि उसने 2 फ़्लो चार्ट बनाए और उसने बताया कि इसमें से बेहतर कौन सा है। इसी तरह उसने 2 एल्गोरिथम बना के उसमें कंपैरिजन करवाया कि ये एल्गोरिथम 1 है, ये एल्गोरिथम 2 है, इसमें से बेहतर कौन सा है, इसमें मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है। तो ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2 एल्गोरिथम बनाने के बाद उसमें कंपैरिजन करवाए कि विच एल्गोरिथम इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। तो पहले तो आपने देखना है नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए। दूसरा स्पेस यूज एंड कंप्यूटर मेमोरी। अब एल्गोरिथम यूजिंग लेस, अब एक एल्गोरिथम में जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे, अब वेरिएबल आपको पता है कंप्यूटर की मेमोरी रैम के अंदर स्पेस कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होगी, तो एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस एंड कंप्यूटर मेमोरी इज़ कंसिडर मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरी स्पेस। यानी एक एल्गोरिथम जिसकी स्पेस वो वेरिएबल की सूरत में बहुत कम ले उसको हम कहेंगे ये एफिशिएंट है, और दूसरा वो एल्गोरिथम जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है हम कहेंगे ये एल्गोरिथम जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है। अब बाद दफ़ा क्या होता है जी, ये आपकी एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि एक प्रॉब्लम को आप मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप किसको एफिशिएंट कहेंगे। तो मैंने बताया कि आप एफिशिएंट उसी को कहेंगे जिसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो या वो कंप्यूटर के मेमोरी में स्पेस जो है वो कम अज़ कम ले। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिथम टेक लेस स्पेस। कहता बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एल्गोरिथम बहुत कम स्पेस लेता है एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। कहता बाद एल्गोरिथम ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस तो कम लेते हैं मगर उसके स्टेप बहुत ज़्यादा है। मतलब एक वेयर द अदर एल्गोरिथम टेक मोर मेमोरी हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। इन दिस केस देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ हो गया, कन्फ्यूजन वाली बात हो गई कि एक एल्गोरिथम जो है वो उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है और एक, ये देखिए सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जब ऐसी सूरत बन जाए
कि भाई दो एल्गोरिदम में आप कंपैरिजन करवा रहे हैं, तो एक एल्गोरिदम जो है वो स्पेस के लिहाज से बड़ा फिट है, एक एल्गोरिदम नंबर ऑफ स्टेप्स के लिहाज से बड़ा फिट है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आ जाएगा, ट्रेड ऑफ बिटवीन आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कंज्यूम मेमोरी। अब इसमें क्या करना है, डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो बहुत सी चीज़ें ने, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो डिज़ाइनर है, उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको सेट करना होता है। तो मोस्टली बाद दफ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करने के बेसिक 2 स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स एंड स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आज के लेक्चर को एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आप इसको घर में अच्छी तरह तैयार कर सकें। तो देखिए लेक्चर 2 में स्टूडेंट आज हमने सबसे पहले क्या देखा कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होता है, नेचुरल लैंग्वेजेस में होता है, इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। और मैंने बताया कि जो एल्गोरिदम है ये स्टूडेंट लैंग्वेज फ्री होती हैं। लैंग्वेज फ्री से क्या मुराद है कि इसको आप किसी भी जो है वो आप एक एल्गोरिदम आपने बेसिक लैंग्वेज बनाया, वो सी में बना सकते हैं। तो जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली जो है वो आपस में मिलते जुलते होते हैं, ठीक है जी। और इन एल्गोरिदम को बड़ी आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। फिर हमने रोल और या इंपॉर्टेंस की बात की थी कि एल्गोरिदम जब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में होते हैं और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है एल्गोरिदम की, और जो प्रोग्रामर है उसका सबसे पहला काम ये होता है जब भी वो पूरा एक प्रोसीजर करता है, डिफ़ाइन करता है, एनालाइज करता है उसको, ठीक है जी, कैंडिडेट सोल्यूशन, उसके फिर बेस्ट सोल्यूशन के बाद फिर उसका क्या बनाता है, एल्गोरिदम डिज़ाइन करता है। एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद कोडिंग, फिर आगे फर्दर जो है उसका एक सिलसिला चलता जाता है। तो एल्गोरिदम जो है सबसे क्रिटिकल जो स्टेप है, जिसमें जो आपका डेवलपर है सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, वो उसके सोल्यूशन के, उसके एल्गोरिदम पे बैठ के बनाता है, ठीक है। ईजी टू राइट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। फिर डिसएडवांटेज में हमने बात की थी कि जो एल्गोरिदम है उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बाद दफ़ा उसकी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम जो है उसमें अगर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और हम अक्सर एल्गोरिदम जब बनाते हैं तो गो टू जो एक कीवर्ड है उसका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से भी जो आपके एल्गोरिदम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि बाद दफ़ा गो टू स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बार बार हम मूवमेंट करते हैं और एल्गोरिदम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर हमने बेटा इसके फार्मूलेशन की बात की थी कि फार्मूलेशन में कुछ कीवर्ड थे जिसको हमने देखा था कि स्टार्ट करना एल्गोरिदम का ज़रूर होता है। फिर एल्गोरिदम में हमने इनपुट क्या लेनी है, ठीक है जी, और इनपुट बेसिकली हम वेरिएबल्स लेते हैं, वैल्यू नहीं लेते, और जो वेरिएबल्स हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके जो है वो स्पेस कंज्यूम करते हैं। फिर हमने वैल्यू सेट करते हैं, कोई कंप्यूटेशनल वैल्यू करते हैं, सेट A+B, सेट L का मल्टीप्लाई बाई W, एवरेज फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने सेट का कीवर्ड लिखना है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी इफ एल्स कंडीशन, कि अगर 2 कंडीशन लगी और उसमें देखना होगा सबसे बड़ी कंडीशन या छोटी कंडीशन कौन सी है, तो उसमें आप इफ एल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट आपका आ जाता है जी गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट बेसिकली आपका लूप के लिए होता है, जिसमें हम जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मूवमेंट करते हैं गो टू स्टेटमेंट की। फिर नेक्स्ट बेटा हमने बात की थी आउटपुट की। आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले करती है, और जो एल्गोरिदम का आखिरी कीवर्ड होता है वो होता है स्टॉप। फिर हमने कुछ एल्गोरिदम किए थे, जैसे एक मैंने एल्गोरिदम किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला। इसमें मैंने बताया था कि फार्मूला टाइप एल्गोरिदम सारे एक जैसे होते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। फिर राइट एल्गोरिदम टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट, जो बैंक वगैरह पे आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे एल्गोरिदम अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक, और ये एक जैसे हैं। इसमें जो स्टार्ट आपने लिखना है, स्टेप 2 पे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपने इनपुट करवा लेनी है, स्टेप 3 पे आपने फार्मूला लगाना है, स्टेप 4 पे आपने उसको आउटपुट देनी और एंड कर देना है। ये हमने किया था। फिर हमने एक एल्गोरिदम किया था कि 3 नंबर में से, अब देखें ये एल्गोरिदम ज़रूरी नहीं कि इसी मेथड से किया जा सकता, और भी इसके डिफरेंट मेथड हैं जिसके मुताबिक आप एल्गोरिदम जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये स्टार्ट इनपुट 3 नंबर ABC, हमने A को सेट किया। अब इसी एल्गोरिदम को और बहुत से मेथड से किया जा सकता है, ज़हन में रखें। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे किया हुआ ना। मैंने बताया था ना कि एक एल्गोरिदम जो है उसको आप मल्टीपल तरीक़ों से कर सकती है, मगर आपने उसमें देखना क्या होता है कि एल्गोरिदम में नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो और कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस कम अज़ कम कंज्यूम करे। आप उस एल्गोरिदम को एफिशिएंट कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हैं और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कम अज़ कम यूटिलाइज़ हो रहे हैं।
फिर हमने एक एल्गोरिदम किया था जिसमें अचीव्ड मार्क्स थे, इसमें हमने इनपुट करवाया था ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है प्रिंट करवाए थे। फिर उसकी स्टेप 3 पे मैंने उसकी जो है वो परसेंटेज निकाली थी। अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा तो ग्रेड A1 सेट करे, अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा तो ग्रेड A सेट करे, अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा तो ग्रेड B सेट करे, अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा तो ग्रेड C सेट करे। इसी तरह परसेंटेज 40 से ज़्यादा ग्रेड D सेट करे, 33 से ज़्यादा तो E सेट करे और सेट ग्रेड F। अगर कोई भी परसेंटेज, अब इसमें कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो वो अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा, आखिरी स्टेप पे आएगा, स्टेप 5 से पहले, और F और आउटपुट ग्रेड F। ठीक है जी। फिर ये मैंने आपको बताया था कि एक टेक्स्ट बुक की एग्जांपल थी, ये मैथमेटिकल टाइप एग्जांपल थी, और इसका मैंने स्टूडेंट आपको कहा था कि आपने सिंपल, आपने ये जो जब आप लेक्चर सुनेंगे आपने ये पूरी चीज़ें आपने अपनी रफ कॉपी पे नोट करनी है, और इसका जो मैथमेटिकल पोर्शंस है ना इसको आपने खुद जो है वो कैलकुलेट करके देखना है। जैसे ये स्टेप 5 पे मल्टीप्लाई स्टेप 3/2, इसको आपने इसको वहाँ करके देखना है। मैंने तो यहाँ इसको लिखा हुआ है कि जनाब 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70 हो गया। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से इसको आपने परफॉर्म करना है। फिर हमने बात की थी कि एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए। मैंने बताया था कि अगर एक एल्गोरिदम के 20 स्टेप है, एक एल्गोरिदम के 10 स्टेप है, तो एफिशिएंट कौन सा होगा, 10 वाला। फिर दूसरा हमने इसका क्राइटेरिया सेट किया कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्पेस कम से कम कंज्यूम करे, वो एल्गोरिदम जिसकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस यानी वेरिएबल जितने ज़्यादा हैं, स्पेस ज़्यादा बन रही है, तो अंडर सी बात है जब उसको आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे वो प्रोग्राम उतना ज़्यादा हैवी होगा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो स्पेस कम होनी चाहिए। फिर हमने बात की थी कि बात सूरत ऐसी बन जाती है कि जो एल्गोरिदम है वो उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो कम होते हैं, मगर स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा होता है, या स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा होता है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो कम होते हैं। तो ऐसी सूरत में ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ़ स्टेप्स एंड कंज्यूम मेमोरी, तो ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो जौन सा मर्जी यूज़ करे। तो ये स्टूडेंट ये था आज का आपका लेक्चर 2। आपने स्टूडेंट सिंपल आपसे रिक्वेस्ट बेटा ये है, चूँकि ये नई बुक आई है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करना है और टॉपिक वाइज, जैसे लेक्चर 1 में हमने प्रॉब्लम सॉल्व में उसके सारे स्टेप्स देखे बेटा, आपने उसको थॉरली एक दफ़ा रीड करना है। फिर हमने लेक्चर 2 में आज एल्गोरिदम, फिर उसकी हमने देखा उसकी फॉर्मुलेशन में कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, कुछ एल्गोरिदम, सारे तो नहीं किए, कुछ एल्गोरिदम मैंने उसको एज ए सैम्पल करवाएं। आपने घर में बैठे उसकी प्रैक्टिस करनी, उन एल्गोरिदम को आपने बेशक देख के लिखें बुक से, आप देख के जब लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फिर हमने बेटा इसमें बात की थी कि मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सा होता है जिसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो और जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो और उसकी कंप्यूटर के मेमोरी में स्पेस कम से कम जो है जूम करे। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।